नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग एसएस विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें पहले वाली वीडियोस में हमने ज्योग्राफी वगैरह से या इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री आदि से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं। आज हम कुछ विविध तथ्यों के बारे में वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहले वाली वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ आए होंगे आपको पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। विश्व के प्रमुख संगठन व मुख्यालय, इनके बारे में आज का हमारा पहला टॉपिक है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि एग्जाम में विश्व के प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालयों के बारे में कई बार पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम जानेंगे कि विश्व के बहुत सारे मुख्यालयों के संगठन जिनेवा में हैं। कहाँ पर हैं? जिनेवा में। कई बार कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन में आपको जिनेवा, पेरिस, वियना आदि मिलते हैं, लेकिन आज हम ट्रिक के जरिए जानेंगे कि जिनेवा में कौन कौन से विश्व के प्रमुख संगठन हैं जिनके मुख्यालय स्थापित हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जैसे कि हम जानेंगे कि हमें खराब मौसम में क्या नहीं करना चाहिए, श्रम और व्यापार नहीं करना चाहिए, यानी मेहनत हमें और व्यापार खराब मौसम में नहीं करने चाहिए। इससे क्या हो सकता है? हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो हमें टेलीफोनिकली यानी दूर संचार की सहायता से डॉक्टर को कॉल लगानी पड़ेगी, और हमें डॉक्टर की शरण लेनी पड़ेगी, और डॉक्टर की शरण लेनी पड़ेगी तो कई बार हमें रेड क्रॉस की भी शरण लेनी पड़ सकती है, जो कि हमारी आपदा में काम आता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट ट्रिक के जरिए लर्न करने में अब आपको आसानी रहेगी कि विश्व के कौन से प्रमुख संगठन हैं जिनके मुख्यालय जिनेवा में। कौन से? खराब मौसम में हमें क्या नहीं करना है? श्रम और व्यापार, यानी विश्व मौसम संगठन, विज्ञान संगठन, विश्व श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व दूरसंचार संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व शरणार्थी संगठन, और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। आई होप कि आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है कि यूनेस्को और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको पता है कि यूनेस्को और इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस में। आपसे राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो एक पॉइंट तो यही हो गया कि पेरिस फ्रांस की राजधानी, दुनिया का सबसे सुंदर शहर, और यूनेस्को का मुख्यालय। अब बात आती है कि इंटरपोल का मुख्यालय भी, इंटरनेशनल पुलिस जो है उसका मुख्यालय पेरिस में, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, यूनेस्को और यूनिसेफ। इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि कई बार जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ना वही आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क बहुत सुंदर शहर, अमेरिका का, यूएसए का न्यूयॉर्क। याद करने के लिए ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है कि न्यूयॉर्क आजकल क्या नहीं है? सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा था कि न्यूयॉर्क के पर भी आतंकवादी हमले हुए, यानी न्यूयॉर्क क्या नहीं है? सेफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो विश्व के तेल निर्यातक, पेट्रोल निर्यातक देशों का एक संगठन ओपेक। तो ओपेक का मुख्यालय, आपने देखा होगा शाम होते ही कई लोगों की आदत बनी हुई है कि उन्हें क्या करना है? और पैग पीना है। क्या करना है? और पैग पीना, मतलब वियना। वियना। तो वियना में जो है
ओपेक का मुख्यालय है। उसके बाद CTBT यानी विश्व परमाणु परीक्षण संधि संगठन, CTBT का मुख्यालय भी वियना में है। याद रखेंगे कि कई लोग पैग लगा करके CTBT परमाणु संगठन ना करें, और इसका मुख्यालय वियना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, आपने जाना है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन जो है उसका मुख्यालय रोम इटली में है। रोम इटली, और आपको पता है ना कि इटली की राजधानी है रोम। और रोम इटली में क्यों ऐसा? क्योंकि इटली में बहुत से लोग खेती करते हैं। यूरोप का भारत कहा जाता है कृषि के कारण इटली को। और इटली की राजधानी रोम में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन स्थापित है। आई होप कि आपको अब याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। उसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है संयुक्त राष्ट्र संघ। आपने पढ़ा है कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। कई बार पूछा जाता है 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। वर्ष पूछी जा सकती है 1945। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत इसका सदस्य कब बना संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? आप बताएंगे 1945 में ही बन गया। उसके बाद इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर, वॉशिंगटन DC में और न्यूयॉर्क में हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और अभी हमने पढ़ा था यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। अब अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुरक्षा परिषद। हमने जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य भाग हैं, उनमें से 5 के मुख्यालय तो कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में है, जिसमें हमने परन्यास परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा, इनके बारे में पढ़ा है। आर्थिक विकास परिषद, आर्थिक परिषद के बारे में, ये इसके मुख्य भाग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसका एक भाग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर? द हेग, नीदरलैंड में। किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संगठन का मुख्यालय है। आई होप कि आपको ये भी पता चल गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी 5 जो अंग हैं उनके मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय द हेग में है। उसके बाद सुरक्षा परिषद, आपने जाना कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, जो कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके 15 मुख्य सदस्य हैं, 15 मुख्य सदस्य, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। कई बार हमने एग्जाम में देखा है, पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसके स्थायी सदस्य देश कितने हैं? आप बताएंगे 5 स्थायी सदस्य हैं। 10 रहेंगे, 10 तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन 5 चेंज नहीं होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 5 जो स्थायी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के, वो कौन से हैं? तो हम याद रखने के लिए BRACF, भाई साहब रैक, और कहाँ पर है? रैक फालतू नहीं है भाई साहब, रैक क्या नहीं है? फालतू नहीं है। अब इससे हम कौन से देश बनाएं? B से ब्रिटेन, और R से रसिया, A से अमेरिका, C से चाइना और F से फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं। तो याद क्या रखा आपने भाई साहब? रैक जो है वो फालतू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अगले फेज के स्टूडेंट को तैयारी करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि आपने बहुत अच्छे से करवाया, जो कि हमारे एग्जाम में हेल्पफुल रहा। चलिए शुरू करते हैं।
विभिन्न देशों की संसद। आपको पता है कि भारत की संसद को संसद ही कहते हैं, इंग्लिश का रूपांतरण उसका पार्लियामेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कई बार फ्रांस की संसद का क्या नाम है। आपने पढ़ा कि फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली आपने कब पढ़ा था? फ्रांसीसी क्रांति 1789, जब आपने पढ़ा था 9th क्लास में थे आप, तो आपने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तृतीय वर्ग के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था। तो नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद है। आगे बढ़ते हैं। कई बार चीन की संसद के नाम पूछा जाता है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो चीन की संसद का नाम है। उसके बाद जापान की संसद का नाम कई बार पूछा जाता है। जापान की संसद का नाम डायट है। क्या नाम है? डायट। उसके बाद अगला कई बार पूछा जाता है कि रूस की संसद का नाम बताइए, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं और एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है कि रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। आपने रशियन रेवोल्यूशन के दौरान पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में पढ़ा था कि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा को निरस्त कर दिया था। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, रूसी क्रांति 1917। याद रखिए, कई क्वेश्चन हम एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद हमने जर्मनी, हिटलर जर्मनी के बारे में पढ़ा था कि जर्मनी की संसद का नाम बुंडस्टैग। उसके बाद हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की संसद का नाम भी कई बार आ जाता है कि राष्ट्रीय, वो क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद जातीय संसद। क्या नाम है? बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद, जातीय संसद। उसके बाद कई बार एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट मंगोलिया की, HSSC जीके में कई बार मैंने मंगोलिया की संसद का नाम पूछा जाता है। मंगोलिया की संसद का नाम खुरल। उसके बाद कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आपसे जो हैं वो पूछे जाते हैं कि इंग्लैंड जो है यानी ब्रिटेन और कनाडा की संसद, ब्रिटेन कनाडा दोनों की संसद को पार्लियामेंट कहा गया है। क्या नाम दिया गया है उन्हें? पार्लियामेंट। और उसके बाद जो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल की संसद को क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय पंचायत। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब हम पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में कई बार आते हैं। हमने जाना कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? आप बताएंगे राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने। उसके बाद अगला पॉइंट, कई बार अजंता और एलोरा की गुफाएं पूछा जाता है। कहाँ पर है? आपको पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये बनाई गई हैं। और हमने पढ़ा था, ये भी पूछा जाता है कई बार, अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों ने बनवाई हैं। किसने बनवाई है? गुप्त शासक। उसके बाद एलोरा की बौद्धों द्वारा बनवाई गई है। उसके बाद कंदरिया महादेव मंदिर कई बार एग्जाम में आता है। कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है, खजुराहो कई बार पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर स्थित कहाँ पर है? खजुराहो, MP आप बताएंगे। उसके बाद विजय स्तंभ, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, कई बार रिपीटेड, 1000 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा, ये भी पूछा जाता है किसने बनवाया था, कई बार पूछा गया है। उसके बाद गोलकुंडा का किला, आपने पढ़ा है कि गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना। और कुतुब शाही के दौरान बनाया गया ये कुतुब शाही। आपने पढ़ा था कि जब दक्खन की जो 5 सल्तनत हैं
बीदर, बरार, खानदेश और उनमें कुतुब शाही के बारे में भी पढ़ा था। तो कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाए गए गोलकुंडा के किले के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद 2.5 दिन का झोंपड़ा आपने कई बार पढ़ा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है। अजमेर राजस्थान, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। एनसीईआरटी से कई बार पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कहां पर है। मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के भारत में संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर, अजमेर बताएंगे आप। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हवा महल जयपुर का महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया हवा महल। आगरा का किला आपने कई बार पढ़ा है कि आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये अकबर के द्वारा बनाए गए विभिन्न पर्यटन स्थल हैं। उसके बाद बेलूर मठ, कई बार एग्जाम में आता है कि बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद। और जब ऑप्शन में विवेकानंद और दयानंद सरस्वती मिलते हैं तो कंफ्यूजिंग बढ़ जाती है। जैसे पहले प्रश्नों में आपने पढ़ा था कि अगर जेनेवा और वियना मिलते हैं ऑप्शन में तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए अच्छे से याद कीजिए वेल्लूर मठ, वेल्लूर को वे से वे मिला दीजिए, वे से वे, स्टार्ट में वे आएगा आपको, विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कई बार तो यही पूछा जाता है कि दिलवाड़ा में बहुत फेमस मंदिर है, वो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और आप बताएंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर। गुरु शिखर आपने कई बार ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आज हम यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है चार मीनार, हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद जहां गोलकुंडा का किला है वही हैदराबाद तेलंगाना में। अगला इंपॉर्टेंट स्थल है तेलंगाना में चार मीनार। अगला क्वेश्चन आप कहेंगे ये आपने कुछ मिसप्रिंट तो नहीं कर दिया है, लेकिन नहीं, जी हाँ, ये मिसप्रिंट नहीं है। हरियाणा पंचायत सेक्रेटरी ग्राम सचिव में ये पूछा गया क्वेश्चन कि चांद मीनार कहाँ पर स्थित है। चांद मीनार दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दौलताबाद महाराष्ट्र, दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित चांद मीनार। और चांद मीनार का निर्माण बहमनी साम्राज्य, हमने पढ़ा था कि जब विजयनगर साम्राज्य के बाद वहाँ पर दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ और अली बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। उसमें पढ़ा था कि उनके शासकों ने, यानी बहमनी साम्राज्य के शासकों ने एक मीनार बनाई है दौलताबाद में जिसका नाम है चांद मीनार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम किताब और लेखकों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो पंचतंत्र आपने कई बार पढ़ा होगा, पंचतंत्र। उसके बाद शूद्र का मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, कटिकम आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार आता भी। उसके बाद पिलनी की नेचुरल हिस्ट्री, पिलनी की नेचुरल हिस्ट्री बुक, कई बार हमने पढ़ा है कि नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक कौन है। और दंडी का 10 कुमार चरित, कौन सा, दंडी का 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मैंने पाया है कि 10 कुमार चरित के लेखक, ये क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था। उसके बाद अशोक घोष, अशोक घोष ने बुद्ध चरित लिखा है। अशोक घोष की बुद्ध चरित एनसीईआरटी का पॉइंट है, बुद्ध चरित, जो कि कनिष्क के काल में हमने पढ़ा था। कनिष्क के दरबारी कवि हुआ करते थे अशोक घोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है। और बाण भट्ट की कादम्बरी को कौन नहीं जानता है, कादम्बरी,
संस्कृत का बहुत जाना माना ग्रंथ कादम्बरी। उसके बाद सूरदास की सूरसावली साहित्य लहरी, सूरसावली और साहित्य लहरी के बारे में आपने कई बार पढ़ा हुआ है। उसके बाद भर्तृहरि का नीति शतक, नीति शतक कई बार एग्जाम में आता है। एक ये शतक वाले पॉइंट बहुत है, जैसे कि चंडी शतक है, चंडी शतक बाणभट्ट का है, लेकिन नीति शतक जो है वो भर्तृहरि का लिखा हुआ है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और नए जो कैंडिडेट हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। नेक्स्ट इज नीरद सी चौधरी। नीरद चंद्र चौधरी जो है बड़े जाने माने उपन्यासकार हुए हैं भारत के। उन्होंने एक बहुत अच्छा रचना रची है, लिखी है, नॉवल लिखा है, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। कई बार एग्जाम में मैंने देखा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। किसने लिखा है? नीरद सी चौधरी का लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, कई बार HSSC हो या कई एग्जाम में मैंने पाया है कि कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। VS नायपाल का नॉवल एरिया ऑफ डार्कनेस, एग्जामिनर की पहली पसंद है, एरिया ऑफ डार्कनेस, कई बार एग्जाम में आया है डार्कनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस जो कि इतिहास को, भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमने पढ़ा कल्हण की राजतरंगिणी। कौन नहीं जानता कल्हण की राजतरंगिणी रचना जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर के इतिहास तरंगिणी है। राजतरंगिणी जम्मू कश्मीर के इतिहास को 11वीं 12वीं सदी के इतिहास को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसके बाद मुल्क राज आनंद के कुली उपन्यास को कौन नहीं जानता है? कई बार एग्जाम में आया है मुल्क राज आनंद का कुली। और कन्फेशंस ऑफ अ लवर एंड डेथ ऑफ अ हीरो, ये तीनों रचनाएं मुल्क राज आनंद की हैं। और R.K. नारायण का गाइड उपन्यास कौन नहीं जानता है? कई बार एग्जामिनर की बड़ी पसंद है ये R.K. नारायण का द गाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पॉइंट समझ आए होंगे। अब कुछ ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन मैंने आज भूकंप के बारे में, भूकंप की जो अध्ययन की जो विज्ञान है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। हमने पढ़ा P, S और L 3 प्रकार की वेव होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी और L4 HD लव नाम के एक भूगोलवेता ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे L वेव कहा जाता है। HD लव ने की थी, HD लव। 3 प्रकार की जो भूकंप की वो होती हैं, तरंगे होती हैं। फिर आपने अगला पॉइंट ये पढ़ा होगा कि जो NCERT का है, कई बार हमने पढ़ा है कि जहाँ से धरती के नीचे भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र, सेंटर। लेकिन भूमि पर उसके बिल्कुल ठीक ऊपर जहाँ से अनुभव किया जाता है, जहाँ पर से बिल्कुल ज़्यादा भूकंप की तरंगे अंदर से आती हैं, यानी उसके केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ पर धरती पर भूकंप अनुभव किया जाता है, उस केंद्र को एपिसेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिसेंटर, अभिकेंद्र। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्टर स्केल। मैंने एक बार पाया है कि रिक्टर स्केल के बारे में पूछा गया है कि रिक्टर स्केल की खोज किसने? रिक्टर ने की थी। और इसकी खोज कब की थी ये भी पूछा गया था, 1935 में। 1935 में रिक्टर स्केल की खोज। और आपको पता है कि रिक्टर स्केल का जो पैमाना है
3 पॉइंट तक तो हल्के वाला भूकंप होता है, लेकिन 5 से ऊपर जब भूकंप आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। बताया जाता है कि 1 पॉइंट से अगला पॉइंट 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो आपने देखा था, सुना था कि भुज गुजरात का जो आया हुआ भूकंप था वो 6 पॉइंट से भी ज़्यादा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा है कि ज्वालामुखी जो है वो धरती के अंदर से एक निकलने वाली लावा, जो धरती के अंदर लावा जो है वो बाहर निकलता है, उस निकलने वाला जो छेद होता है उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। और जो धरती के अंदर से लावा तथा गैसें निकलती हैं उनके अवशेष को सिंडर कहा जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि विश्व में 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। 3 प्रकार के ज्वालामुखी में हमने पढ़ा इटली का एटना तथा स्ट्रम्बोली। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ के ज्वालामुखी हैं, यानी एटना और स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है वो किस देश में पाए जाते हैं? आप बताएंगे इटली और मेक्सिको, अमेरिका के देश मेक्सिको का कोलिमा जो ज्वालामुखी है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। उसके बाद फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान। कौन सा? फ्यूजियामा जापान और मेयन फिलीपींस। कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, पूछा गया है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? वो डोरमेंट वोल्केनो है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, अर्थात जिसमें फुसफुसाहट होती रहती है, भविष्य में कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है, अर्थात गैस और लावा निकल सकता है। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार मैंने एग्जाम में पाया है, पूछा गया है कि चिम्बराजो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, और चिम्बराजो से ज़्यादा पूछा गया है कि किलिमंजारो, अफ्रीका का जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? आपको पता है तीसरा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी, अर्थात विश्व जिनमें आज तक कोई उद्गार नहीं हुआ है, ना होने की संभावना है, तो वो कौन से? किलिमंजारो अफ्रीका का, और दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो जो है वो किस प्रकार के ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए होंगे, पॉइंट समझ आए होंगे। यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं, आपके अपने YouTube चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद, जय भारत।